हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दियास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस एनिमेटेड वीडियो को देखिए। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको संयोजन अभिक्रिया थोड़ा बहुत समझ में आएगा। और अब आप ये एग्जाम्पल को देखें। ठीक है, आपने देख लिया, आपने एनिमेटेड वीडियो को भी देख लिया और आपने एग्जाम्पल को भी देख लिया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, इसका नाम है संयोजन, नाम है इसका संयोजन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन। और संयोजन मतलब होता है जुड़ जाना। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ जाना, जुड़ जाना। बात समझ रहे हैं? संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना। अब देखिए संयोजन आखिर में क्या कहता है। जब आपने एनिमेटेड वीडियो को देखा तब आपने देखा कि एक बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पर एक प्लस है और यहाँ पर एक सर्किल बना हुआ है। यानी देखिए ये अभी अलग है, ये भी अभी अलग है। और बाद में क्या हुआ? अभिक्रिया के फलस्वरूप ये दोनों क्या हुआ? आपस में जुड़ गया। मतलब ये बॉक्स हमारा यहाँ पर इस प्रकार से रहा और ये सर्किल हमारा यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। बात समझ रहे हैं? यानी दोनों क्या हुआ? आपस में जुड़ गया। और आपस में जुड़ गया ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। और आपको मैंने बताया था कि इधर जो तीर चिन्ह के इधर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? इधर जो हमको मिलता है तीर चिन्ह के इस साइड में जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है संयोजन अभिक्रिया कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए यहां पर हमारे क्या है? अभी दो अभिकारक है, यह आपस में जुड़ गया और एक उत्पाद का निर्माण किया। कोई जरूरी नहीं है कि आपका दो ही अभिकारक दिया रहेगा, आपको दो से अधिक अभिकारक भी दिया जा सकता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो रहा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करें तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ रहे हैं? देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक तत्व या यौगिक ए है और दूसरा तत्व या यौगिक मान लीजिए बी है। ठीक है, और ये आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा? ए बी का निर्माण करेगा। ये दोनों आपस में किसका निर्माण करेगा? ए बी का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यानी जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया आप समझ गए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको एग्जाम में किस प्रकार का डेफिनेशन लिखना है, फिर मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से संयोजन अभिक्रिया को समझाऊंगा। तो देखिए आपको संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखना है। संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करें तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करें तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ऐसे तो मैंने आपको चित्र में दिखा दिया था। चित्र में हमारा पहला एग्जाम्पल क्या था? कार्बन। देखिए कार्बन एक हमारा क्या है? तत्व है। और ऑक्सीजन भी हमारा क्या है? एक तत्व है। और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, यानी देखिए हमारा यहाँ पर दो अभिकारक है और दोनों अभिकारक मिलकर क्या करता है? एक उत्पाद का निर्माण करता है। और एक उत्पाद को किताब में एकल भी कहा जाता है, एकल उत्पाद। बात समझ रहे हैं?
यानी दो अभिकारक मिलकर क्या कर रहा है, एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ जाना, यानी जुड़ जाएगा आपस में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है, यानी कि H2O बनाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो H2 हमारा क्या है, एक तत्व है, O2 भी हमारा एक तत्व है, यानी ये दोनों अभिकारक है। दोनों अभिकारक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। आप चाहे तो इसे संतुलित कर सकते हैं। इसको संतुलित किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 2 और यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा 2। ऐसे तो मैंने आपको संतुलित करके समझा दिया है, तो आपको समझ में आ गया है कि आपने किस प्रकार से संतुलित किया। ठीक है, तो ये है हमारा संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए अब हम लोग वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इस एनिमेटेड वीडियो को देखिए और आप इस एग्जाम्पल को देखिए, तब आपको वियोजन अभिक्रिया थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो जैसे कि बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, और देखिए संयोजन अभिक्रिया का डायग्राम हमने कुछ इस प्रकार से बनाया था। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, देखिए इस प्रकार का हमारा अभिकारक होता था और ये जुड़कर क्या हो जाता था, एकल उत्पाद का निर्माण करता था। और आज का हमारा टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। देखिए एक्चुअल में वियोजन मतलब होता है टूट जाना। वियोजन मतलब क्या होता है, टूट जाना। वियोजन मतलब क्या होता है, टूट जाना। जिस प्रकार संयोजन मतलब होता है जुड़ जाना, उसी प्रकार वियोजन मतलब होता है टूट जाना। अब टूट के क्या होगा देखिए, चलिए देखिए, जैसे आपने जो एनिमेटेड वीडियो देखा वह कुछ इस प्रकार का था। यहां पर एक बॉक्स बना हुआ था और आपको यहां पर एक सर्किल दिया गया था। देखिए ये दोनों अभी एक साथ जुड़ा हुआ है और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, बॉक्स अलग हो जा रहा है और सर्किल भी अलग हो जा रहा है। यानी क्या हो रहा है, जैसे ही अभिक्रिया हो रहा है तो ये जो हमारा अभिकारक था ना, यह टूट के अलग अलग उत्पाद दे रहा है। बात समझ रहे हैं, यह टूट के अलग अलग उत्पाद दे रहा है। जैसे जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया था A+B से AB। तो अगर हम लोग यहाँ पर अब AB लेंगे ना, अगर हम लोग यहाँ पर अब AB लेंगे तो ये टूट कर क्या बनाएगा, एक A बनाएगा और एक B बनाएगा। यानी A और B क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका डेफिनेशन आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं और इसको इंग्लिश से हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। वियोजन मतलब क्या होता है, टूट जाना। जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करें तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ रहे हैं, क्या कह रहा है कि जब एक अभिकारक, आपके पास यहां पर अभिकारक अब एक होगा और वह टूटकर क्या बनाएगा, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, तो ये जो अभिक्रिया होगा इसी अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है, यह एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग संगमरमर भी कहते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम लोग इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, जब इसको हम लोग हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे, जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो यहां पर हमको मिलेगा CaO, यानी बिना बुझा हुआ चूना मिलेगा। ये बिना बुझा हुआ चूना है, प्लस इसके साथ साथ यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा अभिकारक केटो है, एक टो है, और ये टूटकर दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। बात समझ रहे हैं। और आप इस प्रकार का ट्रायंगल बना देंगे, इसका मतलब होता है गर्म। इसका मतलब क्या होता है, गर्म। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। यानी वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारे पास एक अभिकारक रहेगा और यह टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग विस्थापन अभिक्रिया यानी कि
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले आप इस एनिमेटेड वीडियो को देखिए, तब आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर में क्या होता है। तो देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? विस्थापित करना। नाम है इसका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या हुआ? विस्थापित करना, यानी किसी बंदा को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह में डाल देना। कहने का मतलब आप पहले समझिए, जैसे मैं आपको समझाता हूं। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बंदा है जिसका नाम है ए, ठीक है, और यहाँ पर दो बंदा है, मान लीजिए बी और सी। यहाँ पर कोई एक बंदा है और यहाँ पर आपका कोई दो बंदा है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी और सी। तो क्या करेगा, जब ये अभिक्रिया कर रहा है तो ए क्या करेगा, मान के चलिए कि बी को हटा देगा। ए क्या करेगा, मान लीजिए बी को हटा देगा और बी के स्थान पर बैठ जाएगा और बी को साइड कर देगा। बात समझ रहे हैं? ये जो ए बंदा है ना, ये क्या किया, बी को हटा दिया और बी के स्थान पर बैठ गया, यानी बी तो यहां से खत्म हो गया, तो क्या बचा, एसी बचा। एसी बचा और बी को क्या किया, यह बाहर खदेड़ दिया, यानी बी को इधर भगा दिया। बात समझ रहे हैं? देखिए, तो यही होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर आप एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका एक सर्किल है, इसका नाम हमने दे दिया ए, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई एक बॉक्स है इस प्रकार से जिसका हमने नाम दे दिया बी, और यहाँ पर भी मान लीजिए आपका क्या है, कोई एक सर्किल है जिसका हमने नाम दे दिया सी, ठीक है। अब यह क्या किया, ये बंदा अब क्या कर रहा है, मान के चलिए, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि बी को ही हटाएगा। अब मान लीजिए अब ए क्या किया, इस सी को हटा दिया, इसको अब किसको हटा दिया, इस सी को हटा दिया। अब क्या किया, बी तो यहाँ पर बंदा जो है बेचारा है ये है, ठीक है। अब ये ए क्या किया, इसके जगह पर इस प्रकार से आके जम गया, यानी यहाँ पर ए आ गया और यह क्या किया था, सी को बाहर खदेड़ दिया था ना, तो ये जो सी वाला सर्किल था इसको बाहर इस प्रकार से खदेड़ दिया। तो इस प्रकार का यानी विस्थापन अभिक्रिया में क्या करेगा, विस्थापित करेगा। एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटा देगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे हमने ले लिया Fe। Fe मतलब क्या होता है, आयरन प्लस CuSO4, यानी जब इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं, CuSO4 मतलब होता है कॉपर सल्फेट, यानी Fe प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये Fe क्या करेगा, ये जो Fe है ये Cu को क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा, ये Cu को यहाँ से हटा देगा और Cu को क्या करेगा, बाहर खदेड़ देगा, यानी Fe क्या करेगा, Cu की जगह पर बैठ जाएगा और क्या बनाएगा, यहाँ पर FeSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, FeSO4 बनाएगा। और ये जो Cu था ना, ये Cu को यह बाहर खदेड़ दिया कुछ इस प्रकार से। बात समझ रहे हैं? अगर आप अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल अगर लें Zn प्लस CuSO4, अगर आप इस प्रकार से लेते हैं तो अब क्या करेगा, देखिए ये जो Zn है वह क्या करेगा, CuSO4 से इस Cu को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा और इसके स्थान पर आकर खुद बैठ जाएगा, यानी क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, यानी Cu को बाहर इस प्रकार से खदेड़ दिया, भगा दिया। बात समझ रहे हैं? तो ये होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप विस्थापन अभिक्रिया के डेफिनेशन को एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे, और फिर हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं यह हमारा विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। क्या कहता है डेफिनेशन, देखिए ये जो डेफिनेशन है आपका विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, यह कुछ इस प्रकार से है, जब कोई तत्व किसी अन्य तत्वों को उसके यौगिक से हटा देता है तथा खुद उसके स्थान पर आ जाता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई तत्व है, वह किसी अन्य तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और खुद उसके स्थान पर आ जाता है, तभी हम लोग ये जो अभिक्रिया हो रहा है इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? यानी आपके पास कोई एक तत्व है, वह तत्व क्या करता है, किसी तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और उसके स्थान पर जाकर खुद बैठ जाता है।
और ये जो अभिक्रिया हो रहा है इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं Fe प्लस CuSO4 से FeSO4 प्लस Cu, उसी प्रकार Zn प्लस CuSO4 से ZnSO4 प्लस Cu। तो बच्चों ठीक है, तो चलिए अब हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग इंग्लिश से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस एनिमेटेड वीडियो को देखिए, तब आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। विस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई एक तत्व है, वह तत्व क्या करता है, किसी तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और खुद उसके स्थान पर आकर बैठ जाता था। इसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते थे और वहां पर हमने कुछ इस प्रकार से पढ़ा था। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कि A प्लस BC है, तो मान लीजिए कि A क्या किया, इस B को हटा दिया और इसके स्थान पर आ गया, यानी यहाँ पर AC बनाया प्लस B इधर आ गया। बात समझ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर दो जन क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे, यानी दो तत्व यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि दोनों यौगिक जैसे यहाँ वाला, ये वाला जो यौगिक रहेगा और ये वाला यौगिक जो रहेगा, दोनों यौगिक क्या करेगा, अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा और नए यौगिकों का निर्माण करेगा। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में किस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके ही इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, प्लस यहाँ पर हमने ले लिया BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड से क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो आप Na देख रहे हैं यानी ये जो सोडियम है, यहाँ पर, और ये जो आपका यहाँ पर बेरियम है, ये आपस में क्या करता है, विस्थापित हो जाता है। बात समझ रहे हैं, यानी Na की जगह पर Ba आ जाता है और Ba की जगह पर Na चला जाता है। कुछ इस प्रकार से देखिए चीजों को आप समझिए। अब देखिए Na की जगह पर कौन आएगा, Ba आएगा। जब Ba आएगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, BaSO4 होता है। ठीक है, अब देखिए Na क्या हुआ, ये जो सोडियम हुआ यहाँ पर चल गया और क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि यहाँ पर Na आ गया और ये Cl2, NaCl2 नहीं, NaCl2 नहीं होता है, क्या होता है, NaCl होता है। बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से विस्थापन जब होता है तब इसी विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। तो चलिए इसके डेफिनेशन को आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है अब मैं इसको बता देता हूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया के डेफिनेशन को आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया, और जिसको हम लोग इंग्लिश से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जो दोनों यौगिक है अपने आयनों का आदान प्रदान करता है और दो नए यौगिक का निर्माण करता है। और जैसे आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैं क्या बताया कि NaSO4 प्लस BaCl2 से BaSO4 प्लस 2NaCl। बात समझ रहे हैं। तो ये था हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए अब हम लोग उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उपचयन अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया को हम लोग अवकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। उपचयन अभिक्रिया को इंग्लिश से हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन और अपचयन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश से रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले आप इन सारे एग्जाम्पल को देखें, तब आपको उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया समझ में आएगा। तो आशा करता हूं
कि आपने एग्जाम्पल देख लिया। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को समझते हैं। देखिए, आपने कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल देखा। आपने पहला एग्जाम्पल जो देखा C+O2 से CO2, बात समझ रहे हैं, C+O2 से CO2, आपने एक ये एग्जाम्पल देखा। दूसरा एग्जाम्पल आपने क्या देखा, 2Cu+O2 से 2CuO, दूसरा एग्जाम्पल आपने ये देखा। और तीसरा एग्जाम्पल आपने क्या देखा, तीसरा एग्जाम्पल आपने देखा CuO+H2 से Cu+H2O। तो देखिए बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए, आप अगर पहला एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ पर कार्बन अलग है और ऑक्सीजन भी अलग है। ये अभिकारक है ना, कार्बन हमारा एक अलग है और ऑक्सीजन हमारा एक अलग अलग अभिकारक है। और जब हमको यहाँ पर जो उत्पाद मिला, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या है, जुड़ गया है, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हुआ है। बात समझ रहे हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हुआ है। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पर आपका कॉपर है और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, ये दोनों अलग अलग है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या है, कॉपर के साथ में ही आ गया है, यानी यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हुआ है, कॉपर के साथ जुट गया है, यानी कॉपर के साथ इसका भी योग हो गया है। बात समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर CuO है, देखिए यहाँ पर O पहले से ही लगा हुआ है, यहाँ पर O पहले से ही लगा हुआ है। और जब आप यहाँ पर देखेंगे Cu को, ये Cu के साथ O पहले से ही लगा हुआ है। और जब अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल और केवल Cu ही है, बल्कि O यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर O था, यहाँ पर O नहीं है, इसका मतलब यहाँ तो योग तो हुआ नहीं है। योग नहीं हुआ है यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ह्रास हो गया है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का कमी हुआ है। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर Cu के साथ आपका O था और यहाँ पर O गायब हो गया है, यानी O का क्या हो गया, कमी हो गया, यानी O का ह्रास हो गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, पहले जो हाइड्रोजन यहाँ पर यानी H2 के साथ यहाँ पर O नहीं है, जबकि आप इधर देखेंगे तो H2 के साथ O लग गया है। बात समझ रहे हैं, यानी H2 यहाँ पर अकेले है, जबकि इधर क्या हुआ है, H2 के साथ O यहाँ पर ऐड हो गया है। यानी इस यहाँ पर देखा जाए, इधर देखें H2 में देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हो गया है। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हो गया है। हमने जो पहला एग्जाम्पल देखा इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखा इसमें भी ऑक्सीजन का योग हुआ, और जो हमने तीसरा एग्जाम्पल देखा इसमें ऑक्सीजन का योग भी हो रहा है और ह्रास भी हो रहा है। तो हमको आज जो पढ़ना है, हमको पढ़ना है उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। देखिए, उपचयन अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं और इसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या नाम है, ऑक्सीडेशन। बात समझ रहे हैं, क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन को अगर आप तोड़ें तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सी जोड़ एडिशन। क्या मिलेगा, ऑक्सी जोड़ एडिशन। अब ऑक्सी मतलब क्या हो गया, ऑक्सी मतलब हो गया आपका ऑक्सीजन। ऑक्सी मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और एडिशन मतलब क्या हो गया, योग हो गया, यानी कि प्लस। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया, ऑक्सी जोड़ एडिशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सी जोड़ एडिशन, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और एडिशन मतलब योग, यानी कि प्लस। बात समझ रहे हैं। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग होगा उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयित पदार्थ बोलेंगे। उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयित पदार्थ। उपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ। बात समझ रहे हैं। या फिर ऑक्सीकारक, या फिर क्या बोलेंगे,
ऑक्सीकारक। जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग होगा उसको हम लोग उपचयित पदार्थ बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हुआ है, यानी ये जो हमारा अभिक्रिया है यह हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का योग किसके साथ हुआ है? कार्बन के साथ। तो ये जो कार्बन है हमारा, कार्बन क्या है? कार्बन हमारा ऑक्सीकारक या फिर उपचयित पदार्थ है। बात समझ रहे हैं? कार्बन हमारा क्या है? उपचयित पदार्थ है या फिर ऑक्सीकारक है। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का योग हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन का योग हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कॉपर है Cu जो है यह हमारा क्या है? अब उपचयित पदार्थ या फिर ऑक्सीकारक है। बात समझ रहे हैं? और जो थर्ड एग्जांपल है यहाँ पर ऑक्सीजन का योग भी हुआ है और ऑक्सीजन का ह्रास भी हुआ है। तो अब हम लोग इसको ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं और रिडक्शन भी बोल सकते हैं। खैर अभी हम लोग ऑक्सीकरण के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑक्सीकरण के ऊपर ही हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का योग हुआ है किसके साथ? H2 के साथ। तो यह हमारा क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और उपचयित पदार्थ या फिर ऑक्सीकारक कौन है? ये H2 है, क्योंकि H2 के साथ ही तो हमारे ऑक्सीजन का योग हुआ है, यानी H2 हमारे क्या है? उपचयित पदार्थ है या फिर ऑक्सीकारक है। जब आपको यहां पर समझ में आ गया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। तो रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन या फिर अपचयन या फिर अवकरण। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या होगा? ह्रास होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा? ह्रास होगा, यानी कमी होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा? कमी होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब देखिए जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? उपचयित पदार्थ। तो जिस पदार्थ के साथ, यानी जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का ह्रास होगा, जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का ह्रास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयित पदार्थ। क्या बोलेंगे? अपचयित पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपचयित पदार्थ। और जैसे हम लोग उसको ऑक्सीकारक कहते थे उसी प्रकार हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अवकारक। क्या बोलेंगे? अवकारक बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? उसी प्रकार से इसको क्या बोलेंगे? अवकारक बोलेंगे। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को ही देखें, इस एग्जाम्पल को, तो ये CuO है, इधर Cu बन गया है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह जो अभिक्रिया है यह हमारा रिडक्शन अभिक्रिया भी है, यानी अपचयन अभिक्रिया भी है और अवकरण अभिक्रिया भी है। बात समझ रहे हैं? यह हमारा अपचयन, अवकरण या फिर रिडक्शन जो बोले यह अभिक्रिया भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर CuO है और यहाँ पर केवल Cu, यानी O का ह्रास किसके साथ हुआ है? Cu के साथ। तो ये जो Cu हो गया, Cu हमारा क्या हो गया? Cu हमारा हो गया अपचयित पदार्थ या फिर अवकारक। क्या हो गया? Cu अपचयित पदार्थ या फिर अवकारक। तो पहला अभिक्रिया जो हमको यहाँ पर, पहला जो हमारा यहाँ पर लिखा है, जो यह हमारा जो अभिक्रिया है इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग, यानी यह केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरा वाला में भी क्या हो रहा है? केवल और केवल योग हो रहा है, तो ये भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तीसरा वाला आप देखेंगे तो यहाँ पर योग भी हो रहा है और ह्रास भी हो रहा है, तो ये हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है और रिडक्शन रिएक्शन भी है। तो बच्चों ये जो हमारा थर्ड नंबर का जो एग्जाम्पल है आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से याद रखिए, क्योंकि जब हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी इसी एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एग्जाम में किस प्रकार से उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के डेफिनेशन को लिखेंगे। तो देखिए उपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, तथा वह पदार्थ जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसे उपचयित पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आया आपको? एग्जाम्पल 1 नंबर में C+O2 से CO2, और यहाँ जो C है वह क्या है? ऑक्सीकारक है या फिर उपचयित पदार्थ है। उसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल क्या है? 2Cu+O2 से 2CuO, ठीक है, ये हमारा उपचयन अभिक्रिया हो गया। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया या फिर अवकरण अभिक्रिया या फिर रिडक्शन रिएक्शन, इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, तथा वह पदार्थ जिसके साथ ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अवकारक या अपचयित पदार्थ कहते हैं।
बात समझ में आया। और इसके लिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, और इसके लिए हमारा एग्जाम्पल है CuO प्लस H2 से Cu प्लस H2O। यहाँ CuO अवकारक अथवा अपचयित पदार्थ है, जबकि H2 ऑक्सीकारक अथवा उपचयित पदार्थ है। तो चलिए अब हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, और वहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था। तो चलिए मैं भी आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि हमने वहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल को देखा था। तो आशा करता हूँ कि बच्चों आप लोगों ने सारे एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से देख लिया और आपको कुछ कुछ याद आ रहा है कि हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या पढ़ा था। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है यह है रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर आप रेडॉक्स को देखें, रेडॉक्स, तो रेडॉक्स को अगर आप तोड़ेंगे तो यहाँ से आपको दो चीज़ मिलेगा, एक मिलेगा रेड जोड़ ऑक्स। बात समझ रहे हैं बच्चों, रेडॉक्स को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रेड जोड़ ऑक्स यानी कि लाल बेल। लाल बेल, तो लाल बेल क्या है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये लाल बेल कुछ नहीं है। बात समझ रहे हैं, लाल बेल से आपको कोई लेना देना नहीं है। रेड यानी कि लाल और ऑक्स यानी बेल, इससे कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर नहीं समझना है आपको। रेडॉक्स मतलब क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। रेड, रेड यानी कि रिडक्शन, रेड यानी कि रिडक्शन, और रिडक्शन यानी कि अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और हमने पिछले वीडियो में अवकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और वहाँ पर हमने एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल देखा था, और मैंने आपको कहा था कि ये जो एग्जाम्पल है यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल को आप देखिए, क्या था हमारे पास वो एग्जाम्पल, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 से Cu प्लस H2O, यही था, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि रेडॉक्स रिएक्शन आखिर में होता क्या है। जब आपने रेडॉक्स को तोड़ा तो आपको मिला रेड जोड़ ऑक्स यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी कि अवकरण और ऑक्सीकरण। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसी अभिक्रिया यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, रिडक्शन भी होगा आपका और ऑक्सीडेशन भी होगा, यानी दोनों साथ साथ में होगा। तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण भी होगा और अवकरण भी होगा, यानी जिसमें उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, ठीक है। और देखिए जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण मतलब क्या है, ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। और अवकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कमी होता है, लॉस होता है। बात समझ रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जैसे Cu में यहाँ पर आपका O है और यहाँ पर आपका O गायब हो गया है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है, और ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास। और ऑक्सीजन का जब ह्रास होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों, तो वहाँ पर होता है हमारा, ऑक्सीजन का जब ह्रास होता है तब हमारा होता है अवकरण। क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया। क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। क्या, अपचयन अभिक्रिया, या फिर रिडक्शन रिएक्शन, या फिर रिडक्शन, ठीक है। आप अभिक्रिया बोलिए, अभिक्रिया, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, इसीलिए इसको हम लोग अवकरण अभिक्रिया या फिर अपचयन अभिक्रिया या फिर रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे H2 पर यहाँ पर O नहीं था, जबकि इधर O का क्या हुआ है, योग हो गया है। तो ये जो अभिक्रिया है ये हमारा कौन सा अभिक्रिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हुआ है। और ऑक्सीजन का योग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या फिर
उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल पे क्या हो रहा है, हमारा अवकरण यानी कि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। तो चलिए बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन का हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको और एक एग्जांपल बता देता हूँ जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है। क्या है, ZnO, ZnO प्लस C से क्या बनेगा, Zn प्लस CO, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर Zn में क्या है, O है और यहाँ पर Zn में O गायब हो गया है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। और ऑक्सीजन का ह्रास होगा यानी रिडक्शन रिएक्शन होगा। और अगर आप ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन हमारा है और जब कार्बन में O नहीं है और यहाँ पर हमारा कार्बन में O आ गया है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हुआ है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए यह हमारे क्या है, यह हमारा एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि आप एग्जाम में रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन को किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन को एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रेडॉक्स यानी क्या हो गया, रेड जोड़ ऑक्स यानी कि रिडक्शन यानी कि अवकरण, और ऑक्स यानी कि ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। तो आपको डेफिनेशन किस प्रकार से लिखना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और आप इस प्रकार से एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा तो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का डेफिनेशन हो गया। तो आपको इस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया के डेफिनेशन को लिखना है। तो चलिए अब हम लोग उष्मीय रासायनिक अभिक्रिया यानी कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है यह है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं, यानी जब हम लोग इसमें ऊष्मा देते हैं, तो ये क्या होता है, यह CaO और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बात समझ रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है यह है CaO का। जब CaO में हम लोग पानी डाल देते हैं यानी कि H2O डाल देते हैं, बात समझ रहे हैं। जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना में जब पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, यह बुझ जाता है, यानी कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है। आप घर में देखे होंगे कि जब घर पचौड़ा करने के लिए चूना लाता है तो चूना को किसी बर्तन में रख देता है और जब उसमें पानी डालता है तो चूना से क्या होता है, ऑटोमेटिक ऊष्मा निकलने स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि इसमें ऑटोमेटिक एकदम पूरा ऊष्मा निकलने स्टार्ट हो जाता है, आप छू भी नहीं सकते हैं, इतना हीट हो जाता है। बात समझ रहे हैं। तो आप ये प्रैक्टिकल घर में किए होंगे, ठीक है, या आप देखे होंगे। यानी जैसे ही हम लोग चूना में पानी डाल देते हैं तो वह पूरा हीट हो जाता है, यानी उसमें पूरा ऊष्मा निकलता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसमें हमको ऊष्मा देना पड़ रहा है। और जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना में जब पानी डाल रहे हैं तो इसमें से ऊष्मा निकल रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊष्मा का
उत्सर्जन हो रहा है और अवशोषण हो रहा है, यानी कहीं पर ऊष्मा लग रहा है तो कहीं से ऊष्मा निकल रहा है। बात समझ रहे हैं? ऊष्मा का उत्सर्जन होना मतलब ऊष्मा निकलना, और ऊष्मा का अवशोषण होना मतलब ऊष्मा उसमें लगना। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या फिर ऊष्मा का अवशोषण होता है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या फिर अवशोषण होता है उसे ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है और एक में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो इस आधार से ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। बात समझ रहे हैं? ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और एक का नाम है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब अगर आप नाम देखेंगे, नाम में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है। एक का नाम है ऊष्माशोषी और शोषी से आ रहा है शोषण, यानी कि अवशोषण। बात समझ रहे हैं? शोषी से क्या? शोषण यानी कि अवशोषण। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा, यानी जिसमें ऊष्मा लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी यानी उसमें बनेगा। बात समझ रहे हैं? यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी जिसमें से ऊष्मा निकलेगा, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इसको सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जाम में इसके डेफिनेशन को किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब ऊष्मा देते हैं, जब इसमें ऊष्मा हम लोग दे रहे हैं तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर ऊष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। इसी रिएक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CaCO3। जैसे तीर के ऊपर में अगर ऊष्मा देंगे इसका मतलब क्या? ऊष्मा हमारा इधर ही है, यानी अभिकारक की ओर हमारा ऊष्मा है, यानी जो तीर चिन्ह के लेफ्ट साइड में हमारा ऊष्मा है। जब हम लोग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? CaO प्लस CO2 का निर्माण हो रहा है, यानी इधर ऊष्मा लग रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। बात समझ रहे हैं? और जब मैंने आपको बताया कि ये मान लीजिए आपका क्या है? बिना बुझा हुआ चूना, यानी CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है। और अगर हम लोग क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे, यानी H2O डाल दिए। जैसे ही हम लोग इसको में H2O डाल देंगे तो ये जो बिना बुझा हुआ चूना था ये चूना बुझ जाएगा, यानी ये CaOH2 बनाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर ऊष्मा निकलेगा। देखिए किस प्रकार से ऊष्मा निकल रहा है। पहले वाला में जो ऊष्मा था वह हमने तीर चिन्ह के लेफ्ट साइड में लिया था, और अब हमको जो ऊष्मा मिला तीर चिन्ह के राइट साइड में। यानी अगर आप कहेंगे इस आधार से तो कहने का मतलब ये अभिकारक की ओर काम कर रहा है और ये उत्पाद की ओर काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। यानी यहाँ पर क्या हुआ? ऊष्मा हमारा बन रहा है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, उत्सर्जन आप ऐसे लिखिएगा, ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जगह पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और एक जगह पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, जब ऊष्मा का अवशोषण होगा तो इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा ऊष्माशोषी। क्या नाम हो जाएगा? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश से
जिसको हम लोग इंग्लिश से क्या बोलेंगे, उष्माशोषी क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और आप देखेंगे ये जो नीचे वाला रिएक्शन है या नीचे वाला जो अभिक्रिया है, यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम है ऊष्माक्षेपी। इसका नाम क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश से क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश से बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बात समझ रहे हैं, इसको हम लोग इंग्लिश से क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आप एग्जाम में इसके डेफिनेशन को किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। पहला हमारे पास है ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या फिर ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, ये क्या है, CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना प्लस H2O से CaOH2 प्लस ऊष्मा। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, जो मैंने अभी आपको समझाया। CaCO3 प्लस ऊष्मा से CaO प्लस CO2, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है। ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और दूसरा ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आगे देखिए, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी का डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, जैसे CaO प्लस H2O से CaOH2 प्लस ऊष्मा। यहाँ पर देखिए ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया ऊष्माक्षेपी। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं ऊष्माशोषी, ठीक है। अगला डेफिनेशन, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, CaCO3 प्लस ऊष्मा से CaO प्लस CO2 या CaCO3 से COCO3, यहाँ पर ही हम लोग ऊष्मा ले लिए। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CaCO3 जो एरो साइन रहेगा उसके ऊपर में ऊष्मा लिख दीजिएगा, CaO प्लस CO2। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, और यहाँ पर हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना। देखिए बच्चों, अगर आप भूल जाएंगे कि किसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या फिर किसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माक्षेपी में या फिर ऊष्माशोषी में, तो इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इसको याद रखिए, शोषी। आप इसको याद रखिए, शोषी। तो शोषी से ही आपको याद रहेगा अवशोषण। देखिए दोनों एक ही चीज़ है। शोषी से ही आपको क्या याद रहेगा, अवशोषण। शोषी से आपको क्या याद रहेगा, अवशोषण। यानी ऊष्माशोषी में क्या होगा, ऊष्माशोषी में क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा। इसमें क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण। यही आपका एक ट्रिक है, आप इसी ट्रिक की मदद से याद रख सकते हैं दोनों डेफिनेशन को। ऊष्माशोषी यानी क्या, अवशोषण, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण वह ऊष्माशोषी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए हैं। तो चलिए अब हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपके सामने एक चित्र है। इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का होता है। इस चित्र में NaCl और AgNO3 यानी कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया कराया जा रहा है। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराया जा रहा है तो AgCl और NaNO3 का निर्माण हो रहा है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है,
जब AgCl का जो निर्माण होता है तो AgCl ठोस अवस्था में होता है और यह क्या होता है, विलयन के नीचे जाकर बैठ जाता है, जिसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा उसी अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको समझाता हूँ कि रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है और कैसे हमारा अवक्षेप बन रहा है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जाम में इसके डेफिनेशन को किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। देखिए हमने क्या किया, NaCl का विलयन लिया, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करा दिया, AgNO3 के साथ कराया, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया। तो किसका निर्माण हुआ, AgCl का निर्माण हुआ, AgCl प्लस NaNO3। और ये जो AgCl है ना, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है जो विलयन के नीचे बैठ जाता है, यानी यह अवक्षेप के रूप में काम करता है। यानी इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। और देखिए जब कभी भी अवक्षेप बनता है तो वह नीचे बैठ जाता है, और जब अवक्षेप का निर्माण होता है तो अवक्षेप को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अगर आप इस प्रकार से लिख दे दीजिएगा, एरो नीचे की ओर दे दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, अवक्षेप हो गया। और अगर आप एरो इस प्रकार से दे दीजिएगा ऊपर की ओर, इसका मतलब हुआ गैस का निकलना। इसके बारे में भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। जब हमारा सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मतलब जितने प्रकार का रिएक्शन है जब सब हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सब का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी आप याद रखिए कि अगर जहाँ पे अवक्षेप बनेगा तो उसको हम लोग एरो को नीचे की ओर देते हैं, और गैस का निकलना तो हम लोग एरो को ऊपर की ओर देते हैं। तो यहाँ पर अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसीलिए यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। और अवक्षेप यहाँ पर क्या है, AgCl, जिसको हमने इस प्रकार से दर्शाया है। अब देखिए आगे, यहाँ पर अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर हम लोग लें Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, जब इन दोनों के बीच हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। यहाँ पर भी द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ था, तो जब द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर होगा तो किसका निर्माण होता है, BaSO4 का प्लस NaCl का। बात समझ रहे हैं। और यहाँ पर अवक्षेप के रूप में ये काम करता है, ये जो BaSO4 देख रहे हैं यही अवक्षेप के रूप में काम करता है, यानी ये अवक्षेप बनता है। बात समझ रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर अवक्षेप बनता है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कि आप अवक्षेपण अभिक्रिया को एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, अवक्षेपण अभिक्रिया को आप एग्जाम में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, ठीक है। देखिए, जिन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा उसी को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 से BaSO4, देखिए नीचे हमने एरो दिया यानी ये अवक्षेप है, प्लस NaCl, जो अभी हमने यहाँ पर बताया ये एग्जाम्पल, और आप इस एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराते हैं, जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है। जब लवण और जल का निर्माण होता है तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो क्या करता है, एक दूसरे को उदासीन कर देता है। बात समझ रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किस प्रकार से होता है और आप उदासीनीकरण अभिक्रिया को एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। यानी जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराएंगे
अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, लवण का और जल का। बात समझ रहे हैं, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराने से लवण और जल का निर्माण होता है। अब देखिए जब हम लोग अम्ल और क्षारक चैप्टर पढ़ेंगे, जब पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, तब ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगा, वहाँ पर मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर कोई भी एक अम्ल ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया HCl। अब पहला बात, अम्ल क्या होता है, तो अम्ल जो H+ आयन देता है, जो जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन। क्षारक किसको बोलेंगे, जो जल में घुलकर OH- आयन देता है। ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन भी देता है। ये सारा चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम लोग अम्ल क्षारक पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि अगर मतलब अम्ल क्या करता है, जल में घुलकर H+ आयन देता है और क्षारक जल में घुलकर OH- आयन देता है। तो ये HCl हो गया प्लस क्षारक। क्षारक के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, NaOH। देखिए यहाँ पर भी द्विविस्थापन अभिक्रिया ही होता है। और देखिए जैसे ही हम लोग HCl को जब हम लोग जल में डालेंगे तो ये क्या देगा, H+ देगा, यानी H+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा, ठीक है। और ये जो NaOH है यह क्या करेगा, Na+ देगा और OH- देगा। बात समझ रहे हैं। अब देखिए कभी भी जो देखिए अगर मान लीजिए आप बल्ब जला रहे हैं, एक देखिए बल्ब अगर जलाएंगे तो एक सिरा आपका पॉजिटिव होता है, एक सिरा आपका नेगेटिव होता है। कभी भी बल्ब आपका पॉजिटिव सिरा में अगर जोड़ दीजिएगा तो नहीं जलेगा, कभी भी आप बल्ब को नेगेटिव सिरा में जोड़ दीजिएगा तो नहीं जलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव सिरा में जोड़ना पड़ेगा, एक नेगेटिव सिरा में जोड़ना पड़ेगा, तभी जलेगा। तो देखिए ये हमारा एक पॉजिटिव सिरा है, ये भी हमारा एक पॉजिटिव सिरा है। बात समझ रहे हैं। तो क्या करना होगा, देखिए ये जैसे पॉजिटिव है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके नेगेटिव के साथ काम करना पड़ेगा और ये नेगेटिव को इसके पॉजिटिव के साथ काम करना पड़ेगा। यही द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी यही चीज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे तो देखिए क्या होगा, Na+ और Cl- मिलकर क्या बनाएगा, NaCl। और NaCl क्या है, एक लवण है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण नमक या फिर नमक बोलते हैं, प्लस और ये H+ और ये OH- मिलकर क्या बनाएगा, जल का निर्माण करेगा, यानी H2O, यानी जल का निर्माण किया। बात समझ रहे हैं किस प्रकार का हो रहा है। और ये जो अभिक्रिया हो रहा है ना, यह एक दूसरे को उदासीन कर देता है, इसीलिए हम लोग इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसके डेफिनेशन को एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप किस प्रकार से लिखेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है जो एक दूसरे को उदासीन कर देता है। अतः इस प्रकार के अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, इसीलिए हम लोग इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।